नमस्कार, मैं रोशन कुमार आप सभी का एनसीईआरटी सीरीज में स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हम लोग लेकर आए हैं हिस्ट्री का अध्याय 2 आरंभिक मानव की खोज। इस अध्याय में हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल के बारे में कि उस समय क्या क्या चीज़ें उपलब्ध थी, क्या क्या चीज़ें हम लोग को उपलब्ध हो पाई और तमाम सभी बातों क्या डिस्कस करेंगे जो काफ़ी क्या है महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं आरंभिक मानव की खोज। एक तुषार है जो रेल यात्रा कर रहा है और रेल यात्रा में उसके जो चाचा हैं बोले हैं कि बस इस रेल की ये खोज कितनी मात्र 150 साल पहले हुई। तभी तुषार की सोचने लगता है कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो लोग यात्रा कैसे करते थे। इसी कहानी के शीर्ष पर क्या ये पूरे एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारतीय इतिहास का आरंभिक मानव की खोज क्या किया गया है, व्यवस्थित रूप से डिजाइन किया गया है। देखिए हम लोग पढ़ते सबसे पहले कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। यहाँ पर देखिए आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लें कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 साल पहले से रह रहे हैं। हम लोग जहाँ पर रह रहे हैं वो ज़्यादा साल से पहले नहीं है, 20 लाख साल से पहले से हम लोग क्या रह रहे हैं। आज हम उन्हें आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें क्या इस नाम से जाना जाता है। अर्थात जो आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह है इनको क्या बोला जाता है, इनको आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह क्यों बोला जाता है। तो देखिए दरअसल प्राचीन समय में लोगों के पास क्या खाने के लिए कुछ सामग्री उपलब्ध नहीं थी, तो खाना को ढूंढने के लिए इधर उधर क्या करते थे, जाया करते थे। वो जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ, चिड़िया, फल फूल, दाने, पौधे, पत्ती और अंडे को इकट्ठा करते थे। क्या चीज़ के लिए, खाने के लिए। और यह चीज़ एक जगह पर उपलब्ध नहीं हो पाती थी, इसीलिए वो क्या कई अलग अलग जगहों पर जाकर इसको ढूंढते थे। जो समूह इस खाद्य पदार्थ को ढूंढते थे उस समूह को एक नाम से दिया गया क्या, आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह। जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी कोई आपसे क्वेश्चन कर दे कि आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह किसे कहते हैं, तो समानता है कि भोजन का इंतजाम करने के लिए जो लोग भोजन का इंतजाम करने में इधर उधर भटकते हैं उन लोगों को क्या करते हैं, आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह कहते हैं। क्या करते हैं, आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह कहते हैं। ठीक है, देखिए अब हम लोग नीचे देखें। देखिए 2-4 वो ऐसा कहानी है जो हम आपको डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि वीडियो लॉन्ग चल जाएगा और उसका कुछ जो कहानी है वो आपको हम बोलकर समझा देंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में देखिए आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने रहने के पीछे कम से कम 4 कारण थे। देखिए अभी हम लोग बताए कि आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह इधर उधर क्यों घूमते थे, तो खाद्य पदार्थ के लिए घूमते थे और उसमें से महत्वपूर्ण 4 कारण है। 4 कारण कौन कौन है, देखिए पहला कारण, देखिए यहाँ पे पहला कारण को हाईलाइट किया गया है। देखिए पहला कारण यह कि अगर वे एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं तो आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था। अर्थात इससे ये साबित यह होता है जो आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह पर ज़्यादा दिन तक रहते थे, तो रहने से वहाँ की जो आस पदार्थ के जो पौधे हैं, फले हैं, जानवरें हैं उनको क्या खाकर समाप्त करते थे। तो फिर दूसरे भोजन के लिए दूसरे भोजन की तलाश में क्या करते थे, दूसरे भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगह पर क्या करना पड़ता था, दूसरी जगह पर क्या करना पड़ता था, जाना पड़ता था। ठीक है, ये पहला कारण हुआ किसका, आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के समुदाय के लोगों का, क्या चीज़ के लिए, भोजन को ढूंढने के पीछे 4 कारण। ठीक है, अब दूसरा कारण देखिए दूसरा कारण क्या कहता है कि यह जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण जैसे मवेशियों अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसीलिए इन जानवरों को शिकार करने के लिए लोग इनके पीछे जाया करते थे। देखिए आप तो समझ में नहीं आएगा, देखिए हम बताते हैं आज सिंपल शब्दों में। जो जानवर थे तो प्राचीन समय में मनुष्य जानवरों का शिकार करते थे, तो जाहिर सी बात पर जानवर थे, जो जानवर भी सजीव होते हैं, तो सजीव को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। और पानी आज के समय में हर वक्त हर समय तो उपलब्ध था ही नहीं, कोई चापाकल तो था ही नहीं,
तो उस समय जानवर क्या करते थे, जानवरों में विशेषकर क्या हिरण का लोग शिकार करते थे। तो इसीलिए यहाँ पे हिरण का क्या किया गया है, हिरण को टाइप किया गया है कि उस वक्त क्या हिरण पानी की तलाश में इधर उधर जाया करते थे, और हिरण पानी की तलाश में जाया करते थे, और ठीक उसके पीछे क्या मनुष्य इन जानवरों को अपना शिकार करने के लिए यानी अपना भोजन पालन करने के लिए इन जानवरों को पीछे पीछे जाया करते थे। ठीक है, दूसरा कारण यह हो गया। तीसरा कारण देखिए, तीसरा कारण यह है कि पेड़ पौधे और फूल अलग अलग मौसम में होते हैं। जैसे कि आप भी आज वर्तमान समय में देख लीजिए, जो आम हो गया, लीची हो गया, क्या होते हैं, अक्सर गर्मियों के मौसम में होती है। ठीक है, अक्सर 4 मंथ अप्रैल मई या जून में अक्सर क्या आम या लीची आप लोग को देखने को मिलता है। जबकि बहुत ऐसे फल है जो क्या सर्दियों के मौसम होती है। तो ठीक वही यहाँ पे कारण दिखाया गया है कि पेड़ पौधे के फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में युक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते हैं। यानी कि लोगों को अपना भोजन प्राप्त करने के लिए अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता था। इसीलिए क्या तीसरा कारण भी आपको देखने को मिल गया। चौथा कारण देखिए, चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवन रहना संभव नहीं है, और पानी झीलों झरनों नदियों में ही मिलता था। जैसी बात है, पहले पानी तो कोई चापाकल था नहीं कि कोई अपने घर में ही गाड़ कर क्या पानी पी लेगा। लगभग 47,000 साल पहले की बात की जा रही है। यद्यपि कई नदियों और झीलों पानी कभी नहीं सूखता था। कुछ ऐसे झील और कुछ नदी थे जिसमें क्या पानी नहीं सूखता था। कुछ झीलों और नदियों में बारिश के बाद भी पानी क्या होता था, बारिश के बाद में कुछ ऐसे झील थे नदी थे जिसमें पानी बारिश के बाद मिलता था, क्योंकि वो सूख जाता था तो उसमें पानी नहीं मिल पाता। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोग को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। जैसे कि सपोज डेट कोई तालाब है जो सिर्फ इसमें बारिश जल जमाव के कारण ही पानी होता, तो जाहिर सी बात है जब बारिश के मौसम जब शरद ऋतु आएगी तो इसमें क्या बारिश नहीं होगी। जब इसमें बारिश नहीं होगी तो इसका पानी क्या हो जाएगा, इसका पानी जब खत्म हो जाएगा, जब पानी खत्म हो जाएगा तो इसके बगल में जो इसके किनारे जो बसे लोग हैं वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकेंगे। जो इधर उधर भटकेंगे तो देखिए कितना लिंक बन गया कि पानी खत्म होगा, पानी खत्म हो गया तो पानी की तलाश में क्या होगा, पानी कब खत्म होगा, शरद ऋतु में। अब पानी खत्म होगा, पानी खत्म होगा क्यों, तो जब पानी खत्म होगा तो इसके बगल में जो किनारे जो लोग बसे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो पानी की तलाश में इधर उधर क्या करेंगे, भटकने लगेंगे। इसके अलावा अपने नाते रिश्तेदार या मित्रों से, देखिए एक छोटा सा कारण भी दिया गया है कि इसके अलावा वो अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने भी जाया करते थे। यहाँ स्मरण रखना भी जरूरी है कि ये सभी लोग देखिए सबसे गौरतलब बात है कि अभी जो आप ऊपर देखे हैं कि वो ट्रेन की यात्रा कर रहा है, तो सबसे अहम भूमिका है कि ये लोग जो भी यात्रा करते थे, आर्किटेक्चर खाद्य संग्रह के समूह के जो लोग यात्रा करते थे भोजन की तलाश में, वो क्या चीज़ से यात्रा करते थे, कोई बैलगाड़ी, क्या करते थे वो लोग पैदल यात्रा करते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है आपके मन में कुछ डाउट क्लियर करने के लिए कि तुम स्कूल कैसे जाते हो। आप बताइए आप लोग स्कूल कैसे जाते थे, तुम्हें अपने घर से स्कूल पैदल जाने में कितना समय लगता था, अगर तुम बस या साइकिल से जाओ तो कितना समय में पहुंच जाओगे, ये बताइए आप। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में बताइए। आरंभिक मानव के बारे में कुछ हमें जानकारी कैसे मिली, हम लोग कैसे जानेंगे कि पहले के लोग पैदल जाते थे, पहले के लोग खाद्य पदार्थ करने के लिए यहाँ जाते थे वहाँ जाते थे, पहले के लोग भोजन में जानवरों को ही मार कर खाते थे, कैसे में प्राप्त हुआ। देखिए पुरातत्वविदों का अर्थ होता है, हम पहले अध्याय में समझाए हैं कि जो अध्ययन करता हो क्या चीज़ का, अलग अलग वस्तुओं का, जैसे किसी पत्थर को देखकर, किसी कला को देखकर, किसी साहित्य को देखकर, किसी लिपि को देखकर क्या पता लगाया कि ये अतीत में है क्या, उस व्यक्ति और उस समूह को क्या कहते हैं, पुरातत्वविदों। ठीक है, पुरातत्वविदों के अनुसार ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी देखने को मिलता है। देखिए ये पत्थर के औजार है, ये हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्यों, क्योंकि ये आज भी क्या हुए हैं, ये आज भी बचे हुए हैं, आज भी क्या है, बचे हुए हैं। देखिए इसमें से कुछ ऐसे औजार हैं
जो फल फ्रूट काटने में जो अब जो हम लोग आजकल चाकू से जो फल फ्रूट काटते हैं, उस समय लोग क्या पत्थर से बने पत्थर से बने औजार से क्या फल फ्रूट काटने में, हड्डियों और मांस को काटने में, पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए क्या किया जाता था, प्रयुक्त किया था। कुछ हड्डियों कमल लकड़ियों के मुठ लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ जानवरों से लकड़ियाँ काटी जाती थी, कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। जैसे कुछ ऐसे औजार थे जिसे क्या कहते थे, लकड़ी काटी जाती थी और लकड़ियों का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, झोपड़ियों औजारों बनाने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे चित्र में स्पष्ट किया गया है, जो ये चित्र है, ये जो औजार है पत्थर नुमा, क्या किया जा रहा है, इससे पेड़ को काटा जा रहा है। जबकि ये पत्थर नुमा जो औजार है, इससे क्या किया जा रहा है, इससे जानवर का खाल उतारा जा रहा है। देखें यहाँ पे डिस्कस किया गया है। देखिए पत्थर के औजार का उपयोग इंसान के खाने योग्य जड़ को खोदने के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा है इंसान को खाने योग्य जड़ों के लिए खोदने के लिए किया है। जबकि जानवरों के खाल बने वस्त्रों से सिलने के लिए भी किया जाता था। कोई जानवर के जो खाल था उससे बने वस्त्र को सिलने के लिए भी किया जाता था। और यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे ये भी लाइन इम्पोर्टेंट है कि जानवरों के खाल उतारने के लिए भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखिए मानचित्र 2 को देखिए, लाल त्रिकोण वाले सभी वे स्थान पूरा स्थल है जहाँ पर आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह होने का प्रमाण मिलता है। यहाँ पे कहाँ आर्किटेक्ट लोग रहते थे, वो कहाँ पे, नीचे हम लोग अभी आपको चित्र में बताएंगे। इसके अलावा और भी कई स्थान आर्किटेक्ट संग्रह करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए। कई पुरा स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए जाते थे। और नदियों और झीलों के किनारे क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि हम पहले ही बताए हैं, क्योंकि वहाँ पे अच्छी तरह से क्या मिल पाती थी, जल मिल पाती थी, क्या के लिए, भरण पोषण करने के लिए। देखिए यहाँ पे जो ऊपर लिया गया है कि अच्छी त्रिकोण, देखिए यहाँ पे लाल जो त्रिकोण बनाया गया है, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल, इस पूरा पाषाणिक पूरा स्थल में कि कौन कौन है, कुरनूल गुफाएं है, हुनसिंगी है और भीम बेटिका है। क्या है, भीम बेटिका है। देखिए यहाँ पे देखिए लिख रहे हैं, जो पूरा पाषाणिक है, जो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जो पूरा पाषाणिक पूरा स्थल कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन, भीम बेटिका ब्रैकेट में लिख लीजिए, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में क्या है, अवस्थित है। और दूसरा क्या है, दूसरा है हुनसगी कहाँ है, हुनसगी कहाँ है, कर्नाटका में, कहाँ है, कर्नाटक में। और एक तीसरा क्या है, कुरनूल की गुफाएं। कुरनूल की गुफाएं कहाँ है, तो कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में। कुरनूल की गुफाएं कहाँ है, आंध्र प्रदेश। कभी कभी यहाँ पे वर्तमान समय का पूछ देगा कि वर्तमान में ये भीमबेटिका या कुरनूल गुफा या हुनसगी कहाँ अवस्थित है। तो भीमबेटिका कहाँ अवस्थित है वर्तमान समय में, तो मध्य प्रदेश में। और हुनसगी कहाँ अवस्थित है, तो कर्नाटक में। और कुरनूल की गुफाएं कहाँ अवस्थित है, तो आंध्र प्रदेश में। ठीक है, हम यहाँ पे रफली लिख दिया, आप अच्छा से लिख लीजिएगा कि कहाँ से। ऐसे तो इसमें दिया हुआ है, इसका PDF तो हम आपको पॉलिटिकल साइंस टेलीग्राम पर उपलब्ध कराएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, कुरनूल गुफाएं। नहीं तो रुकिए यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। कुरनूल गुफाएं हो गया, हुनसगी हो गया और भीमबेटिका हो गया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आइए। चूँकि पत्थरों से उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह को ढूंढते थे जहाँ से अच्छे पत्थर मिल सके। देखिए पत्थरों का उपयोग बहुत अधिक था, क्योंकि प्राचीन समय में पत्थर ही थे। पत्थर से ही आग उत्पन्न किया जा सकता था, पत्थर से ही औजार बनाया जा सकता था, पत्थर से ही बहुत ऐसे कार्य किए थे, जैसे कि जानवरों के खाल से क्या कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा सिलने के लिए उपयोग किया जाता। ठीक है, इसीलिए वो क्या एक विशेष जगह ढूंढते थे जहाँ पे अच्छे क्या मिल पाए, अच्छे पत्थर मिल पाए। ठीक है, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते हुए स्थल उन उद्योग को, देखिए जहाँ लोग पत्थरों से क्या बनाते थे, औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहा है। देखिए प्री के क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश पीसीएस में आया हुआ है कि उद्योग स्थल किसे कहते हैं। वे स्थल जहां लोग पत्थरों से औजार, देखिए हम आपको पढ़कर और समझा दे रहे हैं सभी, लेकिन आपको ध्यान में वही रखना है जो इसमें क्या हाईलाइट किया गया है, कि आपको कलेक्टिव नहीं बनना है, सेलेक्टिव बनना है। इसमें कंटेंट इतना दिया है कि जो अनवांटेज है कि अभी तक किसी भी एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया है। हम बहुत सारे पब्लिकेशन का एमसीक्यू लगाए गए हैं एनसीईआरटी बेस्ड, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला ही नहीं कि जहाँ से हम क्वेश्चन अंडरलाइन नहीं किए हैं वहाँ से क्वेश्चन आए। ऐसे हम एमसीक्यू बेस एनसीईआरटी एमसीक्यू बेस हम लाएंगे, एनसीईआरटी एमसीक्यू बेस लाएंगे एक ही वीडियो में 6 to 12 की पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पूरा क्या होगा, कवर होगा। ठीक है, देखिए तो उद्योग स्थल किसे कहते हैं। वे लोग जहाँ पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को क्या कहेंगे, उन स्थलों को हम लोग कहेंगे उद्योग स्थल। ठीक है, देखिए हमें इन उद्योग स्थल के बारे में जानकारी कैसे मिली, हमें कैसे पता चला कि ये उद्योग स्थल यहाँ पे पत्थर बनते थे। आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर बड़े बड़े टुकड़ों के, जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं पर रह रहा है, वहाँ पे कुछ सामग्री छूट गया तो जाहिर सी बात हम लोग जानेंगे कि यहाँ पे कोई कुछ आया था। उसी तरह आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए, क्या कर गए, स्थलों पर छोड़ गए। इसी आधार पर हम लोग क्या अनुमान लगा पाए कि यहाँ पे क्या पत्थरों के औजार बनाए जाते थे। उसे पुरातात्विकों ने अपने सुविधा अनुसार उसे उद्योग स्थल कहा है। ठीक है, क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे इसीलिए उसे क्या छोड़ के चले गए। ठीक है, और साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टुकड़े का भी इन स्थलों पर मिल, देखिए जो औजार बनाए जाते थे, औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे क्या भी इन स्थलों पर पड़े होंगे। उसी को इसने पुरातात्विकों ने अध्ययन किया और बोला कि नहीं ये क्या है, ये पत्थर यहाँ पे औजार बनाए जाते होंगे, इनको क्या कहा जाए, इनको उद्योग स्थल कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी इन लोगों स्थल पर कुछ ज़्यादा समय तक रहते थे। इन स्थलों को आवासीय और उद्योग, देखिए ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पहले आया हुआ है, हो सकता है ये बिहार पीसीएस या अदर पीसीएस में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछा जाए कि आवासीय और उद्योग स्थल किसे कहते हैं। तो वे स्थल जहाँ पे लोग अधिक समय तक क्या रहा करते थे उसे आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, आवासीय और उद्योग स्थल कहते हैं। देखिए ठीक उसी प्रकार आपको हम बताया कि भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में। ठीक है, देखिए यही वो जगह है दिया गया, कल्पना कीजिए कि ये जो वो जगह है जहाँ पे लोग क्या अधिक समय तक रहते थे, यहाँ औजार बनाते थे, क्या औजार बनाते थे। औजार से आप लोग क्या समझ पाए, औजार से आप लोग समझ लीजिए हथियार, जैसे कि पत्थर की आप लोग समझ लीजिए वर्तमान समय पत्थर की चाकू बनाते थे, पत्थर की छुरी बनाते थे, पत्थर की कुल्हाड़ी बनाते थे, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाते थे जिससे वो अपने दैनिक जीवन के क्या कार्य कर सके। देखिए अब नेक्स्ट आता है कि पूरा स्थल किसे कहता है। हम लोग कैसे पता करें कि ये पूरा स्थल है या वह पूरा स्थल नहीं है, हम लोग कैसे पता करें कि ये पूरा स्थल है या पूरा स्थल है। देखिए पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं या कहीं भी मिल सकता है, जैसे ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के नीचे, समुद्र के किनारे, समुद्र के बाहर, यानी कहीं भी क्या मिल सकता है। यानी कि पूरा स्थल, देखिए हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे ताकि हम लोग क्या अधिक समय तक याद कर पाए। कि पूरा स्थल से तात्पर्य आप लोग क्या, आपके मन में क्या आता है। देखिए सपोज दैट ये कोई खाली क्या है, लैंड है, कोई खाली लैंड है और यहाँ पे कोई समुदाय, छोटे छोटे समुदाय क्या करते थे, रहा करते थे। ठीक है, और जाहिर सी बात है जो कोई समुदाय यहाँ पे रहा करेंगे तो उसके दैनिक जीवन के लिए खाद्य पदार्थ बनाने के लिए चाकू, बर्तन इत्यादि चीज़ उपलब्ध होगी। और अचानक कोई ऐसा परिवर्तन है जिससे सभी समूह क्या दूसरी जगह पलायन कर गए। समझ लीजिए ये भारत है और ये पलायन कर कर क्या भारत में दक्षिण भारत में चले गए, क्या कर दक्षिण भारत में चले गए, ये उत्तर भारत है। ठीक है, सपोज दैट। ठीक है, अब यहाँ से पलायन करके जब चले गए, जब पलायन करके जाहिर सी बात है ये स्थान क्या हो जाएगा, ये स्थान खाली हो जाएगा। जब ये स्थान खाली हो जाएगा तो इस पर जो पलायन किए हैं उनके कुछ चीज़ें यहाँ पे छुट्टी होगी, उनको हम लोग क्या कहेंगे, उनको यही ना कहेंगे कि ये पूरा स्थल है। क्यों
पूरा स्थल कहेंगे क्योंकि यहाँ पे औजार और बर्तन, यानी कि औजार और बर्तन इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहले जो भी व्यक्ति थे उनके पास क्या चीज़ उपलब्ध हो सकता है, उनके पास तो अलमीरा, पलंग, टेबल तो उपलब्ध हो ही नहीं सकता क्योंकि उतना समय पूरा विश्व विकसित हुआ ही नहीं, तो टेबल अलमीरा कैसे विकसित हो गया कि वहाँ पे उनका छूट जाए। इसीलिए उनके पास क्या औजार, बर्तन और इमारतें, कुछ इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोग अपने काम के लिए किया करते थे, बाद में वे उन्हें छोड़ दिए। ये जमीन के, यह कहाँ मिल सकता है, जमीन के ऊपर, जमीन के अंदर, कभी कभी समुद्र के, नदी के तल में भी क्या मिलते हैं। इन पूजा स्थलों के बारे में आप लोग क्या, जिससे कि आपको बता रहे हैं, जब आप अध्याय 5 पढ़िएगा उसमें क्या काफ़ी विस्तार से इसका दिया गया है पूरा स्थल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पाषाण औजार का निर्माण कैसे होता है। देखिए हम लोग कैसे पता करेंगे पाषाण औजार का। देखिए पाषाण औजार के 2 तरीके हैं। प्रथम जो तरीका है, पत्थर से पत्थर को टकरा कर वांछित आकार देना। देखिए प्रथम तरीका क्या है, पत्थर से पत्थर को टकरा कर एक वांछित आकार देना। वांछित आकार देखिए यहाँ पे नीचे, जब वांछित आकार बनाना, तब तक बनाना जब तक वांछित आकार वाला नहीं बन जाए। इससे अच्छा जायज़ अर्थ है कि वांछित आकार देना है, ठीक है। वांछित आकार देने का यही तरीका है। वांछित आकार से आप नुकीला समझ लीजिए। वर्तमान समय में आप इसे क्या समझ लिए, नुकीला। तब तक पत्थर से पत्थर को काटना जब तक वो एक नुकीला बन ना जाए, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दबाव सल्क तकनीक के द्वारा। देखिए दबाव सल्क, कभी कभी आपको पीटी में क्वेश्चन आ जाएगा कि पाषाण उपकरणों के औजारों को बनाने के लिए क्या क्या तरीका था। कथन 1 दे देगा, पत्थर से पत्थर टकरा कर। कथन 2 देगा, दबाव सल्क तकनीक के द्वारा। तो आंसर सही क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, ठीक है। तो दबाव सल्क तकनीक क्या कहा जाता है, इसमें क्रोड था क्या, कोर, पत्थर का कोर एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता था और इस क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर इस पर हथौड़ीनुमा पत्थर से, यानी हथौड़ीनुमा पत्थर से तात्पर्य है कि क्या, हड्डी, यानी कि जो हड्डी हो गया या कोई बड़ा पत्थर हो गया, उससे क्या उस पर सल्क निकाले जाते थे और वांछित उपकरण बनाए जाते थे, यानी नुकीला उपकरण बनाए जाते थे। आप सीधा सा आप माइंड में 2 रखिए कि पत्थर से पत्थर काटकर और दबाव सल्क तकनीक के द्वारा, ठीक है। देखिए आगे देखिए, अब हम लोग देखेंगे, अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या, पूरा पाषाणिक पूरा स्थल के बारे में अब लोगों क्या हम लोग विशेष प्रकार के डिटेल में जानेंगे। पूरा पाषाणिक में कौन है, भीमबेटिका है। 2 में कौन है, हुंचगी है। और 3 में कौन है, कुरनूल की गुफाएं हैं। और ये भीमबेटिका कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। हुनल की गुफाएं कहाँ है, कर्नाटक में है। और कुरनूल की गुफाएं कहाँ है, ये आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब इस पूरा पाषाणिक पूरा स्थल के बारे में हम लोग क्या डिटेल में जाने के पड़ेंगे। देखिए कुरनूल की गुफाएं ढूंढने को बोले, जो हम लोग पहले ढूंढ चुके हैं, कहाँ है, तो ये है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए इसके बारे में, कुरनूल की गुफाएं में हम लोग क्या मिलते हैं, हम लोग राख के अवशेष मिलते हैं। कुरनूल की गुफाएं में हम लोग को क्या मिलते हैं, राख के अवशेष मिलते हैं। जाहिर सी बात है इस गुफा में लोग क्या करते थे, आग जलाना सीख गए थे, इसीलिए हम लोग वहाँ पे क्या, राख के अवशेष। राख कब मिल सकता है, जब आग लगा हो, यानी इस समय क्या पूरा पाषाणिक पूरा स्थल के समय कुरनूल की गुफाओं में हमें राख के अवशेष मिलते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि आरंभिक लोग आग जलाना क्या गए थे, सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया करते होंगे, जैसे कि प्रकाश के लिए किया करते होंगे, कि पहले अंधेरा में तो लाइट था नहीं, तो प्रकाश के लिए किया करते होंगे। मांस पकाने के लिए किया, या खतरनाक जानवर जो आते थे उनको दूर भगाना। अभी भी कई जो ट्राइबल्स है, यानी जो जनजाति है, वो बड़े बड़े जानवरों को, जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, इनको दूर भगाने के लिए क्या, आग का एक लौह बनाकर रखते हैं, ठीक है, जिसे मिसाल नाम दिया है, जिसे मिसाल कहा जाता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है, इसके द्वारा बड़े बड़े जानवरों को दूर भगाया जाता है। अब बहुत ऐसे जानवर है जो आग देख करके आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए कि जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ, हम आपको सिंपल देखिए जलवायु परिवर्तन कैसे हुआ। सबसे पहले हम लोग देख ले कि पूरा पाषाण कालीन, हम एक अच्छा सा डायग्राम बनाकर आपको बता दे रहे हैं कि आपको कभी क्या भूलना नहीं पड़े, कभी क्या करें, भूलना नहीं पड़े। देखिए जो आप
सुने होंगे, देखे हैं, यहाँ पे एनसीईआरटी में दिया हो गया है पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल का अर्थ क्या है? देखिए, पूरा का अर्थ होता है, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, ठीक है, जबकि पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। पाषाण का क्या अर्थ होता है? पत्थर। तो इससे जाहिर सी अर्थ हुआ कि प्राचीन और पत्थर को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा कि प्राचीन की पत्थर। यानी आप कोई भी टीचर, कोई भी व्यक्ति, कोई भी एग्जामिनर आप कैसा भी एमसीक्यू बनाता है और उस एमसीक्यू में आपको कहीं भी आ जाए शब्द क्या, पूरा पाषाण काल, तो इससे आप समझिए कि प्राचीन पत्थर के बारे में हम क्या अध्ययन कराया जा रहा है, प्राचीन पत्थर के बारे में हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार जो मानव सभ्यता को आरंभिक काल में, प्रौद्योगिक काल में क्या मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। देखिए, बहुत ऐसे डायग्राम है जो आपको नीचे काफ़ी तरीके से समझाया गया है, लेकिन हम यहाँ पे समझा दे रहे हैं क्योंकि जलवायु परिवर्तन, हमको क्या जलवायु परिवर्तन हम लोग क्या करना है, जलवायु परिवर्तन समझना। देखिए, जो प्रौद्योगिक काल है, जो प्रौद्योगिक काल है, इसको हम लोग मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। एक का नाम देते हैं पूरा पाषाण काल। किसका क्या नाम देते हैं? पूरा पाषाण काल। और दूसरे को क्या नाम देते हैं हम लोग? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल। और तीसरे को हम लोग क्या नाम देंगे? तीसरे को हम लोग नाम देंगे नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। क्या नाम देंगे? नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल। हम बोल दे रहे हैं, आप लोग अच्छा से लिख लीजिएगा। देखिए, जो पूरा पाषाण काल है, जो पूरा पाषाण काल है, इसका काल जानते हैं? इसका समय की अवधि क्या है? 20 साल पहले से लेकर कितना 12,000 साल पहले तक। कितना है? 20 साल से लेकर 12,000 साल तक, ठीक है। और ये मध्य पाषाण काल है, मध्य पाषाण का समय कितना हो जाएगा? 12,000 साल से 10,000 साल तक। कितना हो जाएगा? 12,000 साल से 10,000 साल तक, ठीक है। और जो नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल है, इसका समय कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10,000 साल पहले से। देखिए, नव पाषाण काल को ही क्या, नव पाषाण काल को ही उत्तर पाषाण काल के नाम से जाना था। आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं है, कहीं क्वेश्चन आ जाए नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। देखिए, अब देखिए, जो जलवायु परिवर्तन है, जलवायु परिवर्तन कहाँ हुआ है? जलवायु परिवर्तन तो आप लोग याद रखिएगा, जलवायु परिवर्तन किसमें हुआ है? तब जलवायु परिवर्तन इसमें हुआ है। किसमें? मध्य पाषाण काल में। यानी आपसे कभी भी जलवायु का क्वेश्चन आए तो आप किस में डालिएगा उसको? मध्य पाषाण में। अब देखिए, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया में जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी क्या बढ़ने लगे। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे जानवरों अधिक संख्या में क्या बढ़ी, जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं, ठीक है। जो क्या करते, घास खाकर जिंदा रखते हैं। जो लोग इन जानवरों को शिकार करते थे, वे इन्हीं के पीछे आए और इनके लिए पानी की आदतों और प्रजननों के समय जानवर की हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरतों के अनुसार पालन करने की बात सोच रहे हों, या साथ ही इस काल में मछली। देखिए, जो जलवायु परिवर्तन हुआ, जलवायु परिवर्तन मुख्यतः 3 कार हुआ। यानी अर्थात आप मध्य पाषाण काल में देखिएगा
तो मध्यपाषाण काल में मुख्यतः कितने काल हुए? तो मुख्यतः 3 काल हुए। देखिए कौन कौन, मुख्यतः 3 काल। इसमें गर्मी बढ़ी, और गर्मी बढ़ने से क्या हुआ कि घासों का निर्माण हुआ। जब घास निर्माण हुआ तो जो जंगली जानवर थे, जो शाकाहारी जानवर थे, या जो जानवर जो घास खा सकते, जैसे हिरण हो गया, बारहसिंघा हो गया, भेड़ हो गया, इसकी इनकी संख्या बढ़ी। जब इनकी संख्या बढ़ी तो इनके पीछे पीछे लोग लगे। लोग क्यों लगे? इनको पालने के लिए लगे होंगे, और नहीं तो क्या के लिए लगे होंगे? इनको खाने के लिए, यानी खाद्य पदार्थ के रूप में संग्रह करने के लिए लगे होंगे। ठीक है, उनको क्या करना होंगे? पालने के लिए लगे होंगे, ना तो इनको खाद्य पदार्थ को संग्रह करने के लिए लगे होंगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं और जौ जैसे धान की उपज प्राकृतिक रूप से उगने लगी थी। देखिए इसी दौरान, यानी कि इस दौरान, तो मध्यपाषाण काल के दौरान ही गेहूं, जौ और धान जैसी अनाज प्राकृतिक रूप में उगने लगे। अभी आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि गेहूं और धान किस युग में अच्छे से प्राकृतिक रूप से उगने लगे? तो किस रूप में उगने लगे? किस युग में? तो मध्यपाषाण युग में। मध्यपाषाण युग का काल क्या है? तो 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक। ठीक है, तो हम थोड़ा इसको रफ कर दे रहे हैं ताकि आपको जब हम PDF सेंड करें तो कठिनाई हो पढ़ने में। देखिए कुछ ऐसे तिथियां हैं जिसके बारे में आप लोग को जानना पड़ेगा। देखिए मध्यपाषाण काल को मेसोलिथ भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे मेसोलिथ कहीं होगा। देखिए जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव, देखिए यहाँ पे आ गया ना पर्यावरण बदलाव, जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्यपाषाण कहते हैं, मध्यपाषाण काल कहते हैं। हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। इस समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले, यानी काल हम भी बता दिए हैं इसका काल कितना होगा, 10,000 साल पहले तक। इस काल में औजार आमतौर पर छोटे होते थे। जो मध्यपाषाण है इसमें एक और टॉपिक क्या आपको ऐड करना है, इस मध्यपाषाण काल में औजार अक्सर क्या होते थे? औजार अक्सर छोटे होते थे। इसी कारण इसको माइक्रोलिथ यानी लघु पाषाण काल भी कहा है। यानी कि मध्यपाषाण काल को 3 नामों से जाना जाता है। इसको माइक्रोलिथ भी कहा जाता है, या लघु पाषाण काल भी कहा जाता है, या मेसोलिथ भी कहा जाता है। किसको? मध्यपाषाण काल को। ऐसा क्यों माइक्रोलिथ क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय में जो औजार मिले वो काफ़ी छोटे छोटे मिले हैं। यदि आप ध्यान दिए होंगे, हम पीछे पढ़ाए हुए हैं, कुछ आपको औजार दिखाए हैं, उस औजार में माइक्रोलिथ की औजारें हम उपलब्ध थी। जैसे हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए जो आपको घ में दिख रहा है ये सभी औजार किसके हैं? ये मध्यपाषाण काल के हैं। ये सभी औजार किसके हैं? तो मध्यपाषाण काल के। ठीक है, ये सभी औजार किसके हैं? तो मध्यपाषाण काल के। इस युग में क्या मिल गया था हम लोग को? इस युग को हम लोग माइक्रोलिथ में, क्योंकि यहाँ पे जो औजारे हैं काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, इनसे काफ़ी बारीकी से कार्य किया जाता होगा, क्योंकि काफ़ी ये नुकीले और धार नुमा होंगे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार यदि हम माइक्रोलिथ के बारे में बात करें तो इस समय हम लोग भोजन में मछली के एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। कब? पाषाण युग में भोजन मछली का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था मध्यपाषाण युग में। तो आपसे कभी क्वेश्चन आया कि मछली का भोजन, मछली हम लोग किस युग में अच्छे तरह से खाने लगे, या किस युग में भोजन में अच्छा स्रोत मछली हो गया? तो याद रखिएगा मध्यपाषाण काल, या मेसोलिथ, या माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण में हम लोग मछली को भोजन के रूप में अधिक समय के लिए उपयोग में लाए गए थे। ठीक है, इन्हें प्रायः औजार हथियारों या लकड़ियों के जो मुट्ठे यानी कि आप कभी भी आप अभी वर्तमान में जो चाकू रखिएगा, और जो चाकू जो पकड़ने वाला तो उसको मुट्ठे बोला जाता है। मुट्ठे बोला जाता है। मुट्ठे लगे, या हाशिया, जिसे हम लोग वर्तमान में हाशुआ बोलते हैं, हाशुआ जैसे औजारे मिलते थे। साथ ही पूरा पाषाण युग में औजारे भी इस दौरान भी, देखिए इस दौरान साथ पूरा पाषाण काल के युग भी औजारों भी देखने को हम लोगों को मिलता है। ये नवपाषाण काल किसे कहते हैं?
तो उत्तर पाषाण काल को ही क्या 9 साल पाषाण काल कहते हैं। इसके काल कितना है तो 10,000 साल पहले है। ठीक है, देखिए हम लोग साथ ही दूसरा डिस्कस करते हैं। इसके बाद भारत में जो पूरा पाषाण काल युग में क्या कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिले हैं। जो आपको चित्र शैली दिखाई दे रही है, चित्र शैली कोई आम चित्र शैली नहीं है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए ये हिरण है, ठीक है, और ये व्यक्ति है। समझना क्या है तो चित्र दिया हुआ है, लेकिन हम आपको एक डिफाइन करके बता रहे हैं कि ये हिरण है और हिरण को दौड़ कर पकड़ रहा है कौन? मनुष्य। इससे जाहिर सी बात है कि इस युग में जो लोग थे अपना भोजन किस प्रकार करते थे? तो ये अपना भोजन मनुष्य को, जो सभी मनुष्य थे अपना भोजन क्या जानवरों को क्या करते थे? मारकर खाया करते थे। ये जानवरों का शिकार करते थे। ठीक है, देखिए यह एक चित्र शैली है। इस चित्र शैली के बारे में बताइए। देखिए इस चित्र शैली के बारे में हम थोड़ा बता दे रहे हैं, इसमें दिया नहीं है लेकिन थोड़ा बता दे रहे हैं। जो यह चित्र शैली है, यह चित्र शैली भीमबेटिका का है। किसका चित्र शैली है? यह भीमबेटिका का है। भीमबेटिका का है मध्य प्रदेश में। जो आपको कभी आ जाए कि चित्र शैली ये किसका है तो भीमबेटिका का है। भीमबेटिका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। यहाँ यह प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला है। अब कभी क्वेश्चन आ जाए कि शैल चित्रकला कहाँ है तो शैल चित्रकला भीमबेटिका में है। ये कैसा है तो ये बहुत ही आकर्षक चित्रकला है। और ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है क्या? ये सिर्फ एग्जाम्पल है भीमबेटिका में उपलब्ध चित्रकला के। क्या एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए कि शैल चित्रकला क्या भीमबेटिका में मिले हैं। देखिए हम लोग नीचे देखेंगे प्राचीन समय में लोग क्या करते थे। प्राचीन समय में लोग क्या करते थे तो पर हमने पढ़ा है कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल की संग्रह करते थे क्या खाने के लिए, तथा पत्थरों औजारों के गुफाओं में बनाते थे। हमें कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी भी करती थी और पुरुष फल फूल इकट्ठा करते थे। ठीक है, देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है अब कब हम वर्तमान समय में जो देखते हैं भारत में शुतुरमुर्ग। ये एक शुतुरमुर्ग में छोटा सा फैक्ट और याद रखिए। शुतुरमुर्ग क्या? शुतुरमुर्ग में सबसे बड़ा क्या कोशिका का एक अंग है। सबसे बड़ा सेल कौन है? सबसे बड़ा कोशिका किसमें पाते हैं? सबसे बड़ा शुतुरमुर्ग है। ठीक है, देखिए भारत में पूरा पाषाण काल युग कब है तो 2000 साल पहले से लेकर 22,000 साल पहले पूरा पाषाण काल युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटसनपुरा, ये याद रखिएगा। इस देखिए जो भी हम अंडरलाइन किए हैं उसको तो आपको याद रखना ही है। महाराष्ट्र के पटसनपुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। इसके साथ कुछ छिलके पर चित्रांकन भी मिला है। जो अंडे हैं, जो समानता अंडे इलिप्स आकार में होते थे, इलिप्स आकार में होते हैं। आप लोग इलिप्स पढ़े होंगे। जो समानता अंडे हैं वो अंडे के छिलके पे क्या चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों के मनके बनाए जाते थे। आप नेक्स्ट अध्याय में पढ़िएगा कि मनके किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए जो मनके भी बनाए जाते थे। मनके इसलिए बोला कि एक ऐसा विषय प्रकार का जो लोग पहनते थे, ये काफ़ी सुंदर आकर्षक दिखता था। इसी से क्या अंडे के छिलके पर चित्र मनके बनाया जाता है। लेकिन जो वर्तमान में हम लोग जो घर में सजावट लगते हैं उसी के रूप में क्या इसका प्रयोग किया जाता है। अभी आपसे क्वेश्चन कभी आ जाए कि शुतुरमुर्ग का स्रोत कहाँ से मिलता है तो पूरा पाषाण काल का काल क्या होगा तो 20 लाख साल पहले से कितना 12,000 साल पहले तक। और ये कहाँ है तो महाराष्ट्र के कहाँ पटसनपुरा स्थल के शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिले और इनके छिलकों पर चित्रांकन भी किया जाता है और इनके अंडे के क्या मनके भी बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट आ जाए, हम लोग क्या देख लिए हैं इसके पहले हम लोग देख लिए हैं क्या इसके पहले हम लोग पूरा पाषाण काल के भीमबेटिका देख लिए। अब हम लोग देखते हैं क्या होंगे। क्या देखे हम लोग देखते हैं? हम लोग देखते हैं हुंस्की। देखिए बताया जा रहा है कि हुंस्की को ढूंढिए। हुंस्की कहाँ है? यह कर्नाटका में। कहाँ है? यह पुरास्थल युग में कई पुरास्थल मिले हैं जहाँ पे अलग अलग कार्य किए जाते थे। यहाँ पे क्या किया जाता है? यहाँ पे अलग अलग कार्य किए जाने वाले क्या भी मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग कार्य किए जाने वाले औजार भी मिलते हैं। कई प्रकार के, देखिए यहाँ पे कई प्रकार भी औजार मिलते हैं। और आवास और उद्योग स्थल होंगे। देखिए आवास और
उद्योग स्थल किसे कहते हैं, जहाँ पे लोग लंबे समय तक क्या रहते होंगे। देखिए यहाँ पे आवास और उद्योग स्थल हम लोग पीछे डिस्कस किए, यहाँ पे आ गया कि आवास और उद्योग स्थल कहाँ मिलते हैं, तो वो कहाँ मिलते हैं, हुंसगी में है। हुंसगी कहाँ है, यह कर्नाटका में, ठीक है। और किसका है हुंसगी, तो पूरा पाषाण काल युग का एक क्या है, एक स्थल है क्या, हुंसगी। ये कर्नाटका में अवस्थित है। यहाँ पे क्या मिलते थे, यहाँ अधिकांश औजार चूना पत्थर, देखिए ये महत्वपूर्ण लाइन है कि अधिकांश औजार चूना पत्थर से बनाए जाते हैं। जो हुंसगी के जो औजार थे वो क्या से बनाए जाते थे, तो चूना पत्थर से अधिकांश औजार बनाए जाते थे, ठीक है। देखिए ये चित्रकला हाल ही में खोजा गया है, जो ये चित्रकला है ये हाल ही के दिनों में खोजा गया। हाल ही के दिनों में कैसे खोजा गया, कि हाल ही के दिनों में फ्रांस में कुछ वर्ष मात्र 100 साल पहले क्या, 100 साल पहले क्या ये चित्रकला खोजी गई है। ज़्यादा साल पुरानी की बात नहीं है। ये चित्रकला के बारे में आप थोड़ा देख लीजिए कि अपने एटलस में फ्रांस ढूंढे। आप लोग फ्रांस जानते हैं कहाँ है, यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। देखिए फ्रांस में एक गुफा है जहाँ पे एक चित्रकला मिला है। चित्रकला का नाम कहीं पे डिस्कस नहीं किया गया है। इसकी पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूल के, देखिए कोई 4 स्कूल के बच्चे थे, उसने खेलते खेलते पता किया कि ये क्या एक कैसी कला है। यहाँ पे पुरातात्विकों ने अध्ययन किया तो पता चला कि क्या ये 100 साल पहले मिली हुई है। इस चित्र में लगभग 2000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए होंगे। जाहिर सी बात है 20,000, जाहिर सी बात है जब 20,000 साल से लेकर 10,000 साल के बीच में आ रहा है तो क्या है, ये मध्य पाषाण काल के आ जाएगा। उन्हीं के बीच में क्या बने होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र जैसे जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंघा, सुअर के चमकीले रंगों से चित्रित किया है। ये देखिए यहाँ पे काफ़ी चमकीले रंगों से क्या, पहले के जो चित्रकलाएं थे पत्थर पर ही बनाए जाते थे, लेकिन काफ़ी क्या आकर्षक, काफ़ी क्या सुंदर दिखते थे, ठीक है। देखिए अब हम लोग इस अध्याय के समापन पे हैं। देखिए इसका जो कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी शब्द है ना, इसको आप लोग अच्छा से देखिए। यदि कोई टीचर या कोई बच्चा अगर एनसीईआरटी को पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद जो लास्ट में जो महत्वपूर्ण उपयोगी शब्द है इसका अच्छा से वो अपने खुद से व्याख्या कर पा रहा है, इससे जाहिर सी बात है कि क्या वो पूरा टॉपिक को समझ गया है। देखिए आर्किटेक्चर खाद्य संग्रह किसे कहते हैं, आप लोग जानते हैं। जो भोजन के तलाश इधर उधर करते थे उसे क्या आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह कहते हैं। पूरा स्थल किसे कहते हैं, वैसे स्थल जहाँ पे कुछ कहीं बर्तन अवशेष मिलते हैं उसे क्या पूरा स्थल। उद्योग स्थल वे स्थल जहाँ पे औजार बनाए जाते थे उसे उद्योग स्थल कहते हैं। आवासीय स्थल किसे कहते हैं, वे स्थल जहाँ पे लोग क्या आर्किटेक्ट लोग का मतलब आर्किटेक्ट खाद्य संग्रह के लोग अधिक समय तक रहते थे उसे क्या आवासीय स्थल है। ये पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल और लघु पाषाण काल किसके 3 भागों में बांटा गया, किसमें प्रोद्योगिहासिक काल में। प्रोद्योगिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। पूरा पाषाण काल के बारे में हम लोग इस अध्याय में पढ़े हैं। नेक्स्ट अध्याय में हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल के यहाँ पे 3 स्रोत दिया हुआ था क्या, भीमबेटका और हुंसगी और क्या कुर्नूल की गुफा है। तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ लिए हैं और इसका काल भी जान रहे हैं। इसका भी काल जान रहे हैं। इसका काल होगा कितना 20,000 साल पहले से 12,000 साल तक, इसका 12,000 साल से 10,000 साल तक, इसका 10 है। लघु पाषाण काल को क्या बोला जाता है, लघु पाषाण काल को नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल के नाम से क्या जाना जाता है। देखिए ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट। इसका पीडीएफ आपको लोग को टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। पॉलिटिकल साइंस एक्सपर्ट, पॉलिटिकल साइंस, इस टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर से मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक में, अध्याय 3 में, एनसीईआरटी की क्लास 6 के हिस्ट्री के अध्याय 3 में भोजन, आप लोग पढ़ के आइएगा, भोजन संग्रह से उत्पादन तक। ठीक है, उसमें देखेंगे काफ़ी डिटेल से कि पहले के लोग कैसे बचते थे, पहले के लोग अनाजे का उपयोग किस चीज़ में करते थे, पहले के लोग कहाँ से क्या क्या चीज़ प्राप्त हुई है। आप लोग कभी सुने होंगे कि गेहूँ, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये हम लोग जैसे बताते 9 साल का, ये सब कहाँ से मिले हैं, तो क्या ये सब कहाँ से मिले हैं, तो सब मेहरगढ़ से मिले हैं। ये सब अच्छा से डिस्कस करेंगे कितने नेक्स्ट अध्याय में, अध्याय 3 में। फिर से मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।